इधर ध्यान दो, कल कौन सा एएस पढ़ना स्टार्ट किए थे? एएस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अपन ने पढ़ना स्टार्ट किए। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में सबसे पहले अपन ने इन्वेंट्री की डेफिनेशन करे थे। इन्वेंट्री की डेफिनेशन में क्या बताया? इन्वेंट्री आर एसेट्स हेल्ड कहाँ कहाँ पे? फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब फिनिश गुड्स हो गया। दूसरा क्या था? इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या था? काम अभी चालू है। उसके बाद क्या था? थर्ड पॉइंट, कंजम्पशन या फिर कंजम्पशन फॉर प्रोडक्शन इन गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या क्या? मेंटेनेंस, सप्लाई और कंज्यूमेबल भी आएगा क्या? यस। लेकिन मशीनरी, स्पेयर, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट आएंगे क्या? नहीं आएंगे। यानी सिंपल बात बता, ये बताना किसके बारे में चाह रहा था? रॉ मटेरियल के बारे में बताना चाह रहा था। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? देखो, अगर कोई और एएस में कोई पार्ट कवर्ड है तो वो ये एएस में आएगा क्या? नहीं। जैसे सबसे पहले अपन ने पॉइंट पढ़े, AS10 इज अबाउट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर कोई पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट के बारे में बोलता है कि हम उसको मशीन का पार्ट, पीपीई का पार्ट कंसीडर करेंगे, तो वो सिनेरियो में अपन उसको AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री बोलेंगे क्या? नहीं। समझ आ रहा है? यानी किस क्या रेफर करना पड़ेगा? AS10 भी रेफर करना पड़ेगा। यानी अब तक अपन ने दो नाम देखे, एक तो देखा AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और दूसरा AS10 प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर मैंने तुमको बताया था हर एएस के अपने कुछ एक्सक्लूजन्स रहेंगे। क्या वैसे ये एएस के भी अपने कुछ एक्सक्लूजन्स है क्या? यस। सबसे पहले क्या था? अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में वर्क इन प्रोग्रेस है, अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में वर्क इन प्रोग्रेस आता है तो वहां उसके लिए स्पेसिफिक एएस कौन सा है? AS7 फॉर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई चीज को कोई और एएस में कवर्ड है तो वो ये एएस में आएगी क्या? नहीं। यानी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का वर्क इन प्रोग्रेस AS2 के अकॉर्डिंग वैल्यू करूंगा क्या? नहीं करूंगा। अच्छा, अगर वही सॉरी अगर वही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का रॉ मटेरियल रहा, जैसे सीमेंट, ब्रिक्स, वो सब रॉ मटेरियल AS7 में कवर्ड नहीं है। अब रॉ मटेरियल AS7 में कवर्ड नहीं है तो वो AS2 में आएगा क्या? यस। बच्चों यहां तक समझ आया क्या? सेकंड क्या था? देखो, अगर तुमको याद हो, वर्क इन प्रोग्रेस इन केस ऑफ सर्विस। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, इसका डिटेल में एग्जांपल बताओ, जैसे कि मैं एक बार वापस से डिटेल में बताता हूं। सपोज, ध्यान देना बच्चों, मैं तुमको टीचिंग एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैंने 40% एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर दी। अब जनरली अपन इन्वेंट्री क्यों रिकॉर्ड करते हैं? सपोज तुमने कोई परचेज किया 1 लाख का, लेकिन ये 1 लाख पूरा का पूरा एक्सपेंस नहीं जाना चाहिए। अगर 40,000 तुम्हारे पास क्लोजिंग में अभी भी इन्वेंट्री बची हुई है तो कितने का एक्सपेंस कंसीडर करेंगे? 60,000 रुपए का कंसीडर करेंगे। बोलो बराबर है क्या? यस। कितने का एक्सपेंस कंसीडर करेंगे? 60। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री उसमें 60,000 ही लिया, 40,000 की तो अभी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसलिए अपन इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते थे। अब सर्विस इंडस्ट्री में मैंने सपोज तुमको 40% क्लासेस पढ़ा दिए। कितने परसेंट पढ़ा दिए? 40%। पूरा अब तक पढ़ाया नहीं है, कितने पढ़ाए? 40%। अब 40% पढ़ाने के पीछे मेरे को कुछ ना कुछ खर्चा हुआ रहेगा, जैसे हॉल के चार्जेस, माइक, और कुछ ना कुछ नोट्स के चार्जेस, ये सब खर्चा हुआ। क्या ये सब जो खर्चा हुआ, ये एक्सपेंस को मैं इन्वेंट्री का पार्ट बोल के एक्सपेंस से एक्सक्लूड कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। वही बोला हुआ है कि सर्विस इंडस्ट्री में ये लॉजिक लगेगा क्या? नहीं। सर्विस इंडस्ट्री में डायरेक्ट खर्चा मानो, वहां पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं होगा। लेकिन कुछ एक आध जगह पे ऐसा स्पेशल सिनारियो रह सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है। अब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, उनको पता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मेरे को ऑलरेडी एस्टेब्लिश सॉफ्टवेयर है, लेकिन उनको पता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए और इतना 1 करोड़ खर्चा होगा। 1 करोड़ में से अब तक उन्होंने 40 लाख का खर्चा किया, तो क्या 40 लाख का खर्चा वो केस में 40% जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ वो सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री का पार्ट रह सकता है क्या? यस, बिकॉज दैट इज स्पेशल सिनारियो। जनरल केस क्या बोलता? सर्विस इंडस्ट्री का वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री केस से क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या बच्चों? यस। यानी दो चीजें एक्सक्लूड होंगी, एक तो क्या? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के ही बारे में बात किया सबसे पहले। WIP इन कंस्ट्रक्शन कहां कवर होगा? AS7। मेरे साथ बोलो बच्चों, देखो कंटिन्यू बोलते रहो। WIP इन कंस्ट्रक्शन कहां कवर होगा? AS7। WIP इन सर्विस कवर होगा क्या? नहीं। क्या कर देंगे वापिस से? एक्सक्लूड। हाँ। WIP इन केस ऑफ सर्विसेज वापिस से आएगा क्या? नहीं आएगा।
उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया था, थर्ड एग्जाम्पल था अतुल सर वाला। अतुल सर वाला मतलब अगर कोई शेयर मार्केट का ट्रेडर है, तो अगर उसका बिजनेस ही शेयर मार्केट का है, तो जो उसने स्टॉक परचेस किया, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स परचेस किए, क्या वो भी उसके लिए एक तरीके से इन्वेंट्री है क्या? यस। लेकिन वो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, अपन जनरल इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्या था? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अच्छा, ये जो इन्वेंट्री एज अ शेयर डिबेंचर होल्ड कर रखा है, क्या इसको AS13 इन्वेस्टमेंट में कवर किया गया है क्या? नहीं। AS13 भी क्या बोलता, अगर कहीं पे भी स्टॉक इन ट्रेड है तुम्हारी इन्वेस्टमेंट, तो वो AS13 में भी नहीं आएगा। अच्छा, AS2 ने भी एक्सक्लूड कर दिया। AS2 ने क्यों एक्सक्लूड किया? क्योंकि AS2 का रूल था कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बट इनको यहां पे एक स्पेशल रूल लगाना था, वो रूल लगाना था कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था कल, थोड़ा अपन ने टाइम ज्यादा हो गया था इसलिए गड़बड़ में एंड किया, डिटेल में बताता हूं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनआरवी एंड फेयर वैल्यू? एनआरवी मतलब क्या? मेरा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या रहेगा? अगर सपोज मेरे पास 100 शेयर है, मैं बोलूंगा भले ही मार्केट प्राइस उसका 150 चालू है, लेकिन मैं उसको 80 रुपए में बेचूंगा, तो एनआरवी कितना हो गया? 80। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80, तो एनआरवी उसके निकल गई 80। लेकिन मार्केट में फेयर वैल्यू कितनी चालू है? 150। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? एनआरवी का मतलब क्या था? एनआरवी वॉज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। और एस्टिमेट सेलिंग प्राइस मतलब क्या? मैं कितने में बेचने की इच्छा रखता हूं, उस तरीके से मैं क्या निकालता था? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अच्छा, इसमें रिवर्स साइकोलॉजी काम आती है। अब सपोज मैंने कोई शेयर लिया, मैं शेयर बोलूंगा जब तक ये 250 रुपए पे नहीं आएगा। 100 रुपए में मैंने शेयर परचेस किया, मेरा क्या बोलना है? ये 100 रुपए का शेयर जब तक 250 पे नहीं आएगा तब तक मैं बेचूंगा ही नहीं। यानी मेरे लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना है? 250। 250 से नीचे मैं बेचने वाला हूं क्या? नहीं। लेकिन सपोज रियलिटी में मार्केट में फेयर वैल्यू चालू है 80, तो बताओ क्या कंसिडर करना चाहिए? 250 कंसिडर करना चाहिए? 80। 80 समझ में आया क्या? क्यों यहाँ पे स्पेशल केस सिनेरियो जनरेट हुआ? क्योंकि यहां पे मैं एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं ले सकता, मैं यहां पे क्या ले लूंगा? फेयर वैल्यू लूंगा। क्या लूंगा? फेयर वैल्यू। बच्चों व्हाट डज मीन बाय फेयर वैल्यू? जो ऑलरेडी डिमांड एंड सप्लाई से मार्केट में प्राइस जनरेट हो रहा है। अब तुम देखो, कोई भी शेयर का प्राइस कैसे जनरेट होता है? डिमांड एंड सप्लाई से। कोई तो बायर रहना चाहिए, कोई तो सेलर रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली शेयर का प्राइस डिटरमाइन होगा, और जो प्राइस मार्केट ने डिटरमाइन करा दैट बिकम्स द फेयर वैल्यू। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है? मैं कितने में बेचूंगा इसका मेरा एस्टिमेट है। मैं तो बोलूंगा मैं 1000 रुपए के नीचे शेयर ही नहीं बेचने वाला। स्वप्निल सर जैसा रहा, 400 में खरीदे, इसको तो 2000 पे ही बेचूंगा। अब बताओ 2000 क्या अभी प्राइस है क्या? नहीं। तो क्या लेना पड़ेगा? फेयर वैल्यू। क्या लेना पड़ेगा? फेयर वैल्यू। लेकिन ये फेयर वैल्यू, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचर इज लोअर, ये वाला टर्म कब लगेगा? व्हेन इट इज कंसिडर्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, ये भी मैंने तुमको बताया कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचर इज लोअर। एस में लिखा हुआ है क्या? नहीं। कहां आया था? गाइडेंस नोट के थ्रू इन्होंने बताया। सर क्या है, हमारे सिलेबस का भी पार्ट है क्या? यस, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन था, सर गाइडेंस नोट हमारे सिलेबस का पार्ट है। यानी कुछ जगह पे जहां तक इन्होंने मॉड्यूल में ले रखा है, अपन ने भी अपने सिलेबस का पार्ट कंसीडर किया हुआ है। तब तक देखो 3 स्पेशल केसेस हो गए। कौन सा? WIP। दो तो WIP है। पहला WIP इन कहां गया? AS7। दूसरा WIP कहां पे आया? सर्विस में, एक्सक्लूड कर दिया क्या? यस। तीसरा स्टॉक इन ट्रेड कौन सा वाला? शेयर डिबेंचर या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? शेयर डिबेंचर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वापिस से शेयर डिबेंचर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैं यहां पे कंसीडर करूंगा क्या? ना तो AS2 में आएगा और ना तो AS13 में आएगा। उसके लिए स्पेशल रूल क्या है? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। हाँ, सर्विस इंडस्ट्री में मैं WIP क्लासिफाई नहीं करूंगा, खर्चा मान लूंगा डायरेक्ट। सपोज मैंने 40% खर्चा किया तो डायरेक्ट उसको एक्सपेंस मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्वेंट्री कुछ भी नहीं, इनके इन्वेंट्री को काउंट ही नहीं कर रहा। डाउट क्या था देखो, सर सर्विस इंडस्ट्री में फिर 40% जो खर्चे किए
उसको इन्वेंट्री का पार्ट नहीं मानना है क्या? डेफिनेटली नहीं मानना। 40% पूरा खर्चा होगा और पीएनएल में एक्सपेंस बुक होगा। अच्छा, इसके आगे क्लैरिटी और कब आएगी पता है? AS9 एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन जब अपना हो जाएगा ना, तब क्लैरिटी आएगी कि और ज्यादा सर्विस इंडस्ट्री में क्यों नहीं अपन कर रहे। ठीक है, क्योंकि वहां पे अपन सर्विस इंडस्ट्री का रेवेन्यू रिकॉग्निशन के भी टर्म्स अलग है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब कितना मैं सर्विस का सेल बुक करूं, उसके लिए मेरे को क्या रेफर करना पड़ेगा? AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जो कि आगे अपने सब सिलेबस का पार्ट कवर अप होगा। हाँ, नहीं दिखेगा बढ़ के, वही बता रहा हूं ना। अगर मैंने 40% एक्सपेंस बुक कर लिया, सेम मैं 40% सेल भी बुक करूंगा। हाँ, तो 40% सेल भी बुक किया और 40% एक्सपेंस भी बुक किया। सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा हो जाएगा तो वो सिनेरियो में मेरे लिए इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होगा। यानी सिंपल बात इतना ही ध्यान रखो, सर्विस इंडस्ट्री में WIP क्लासिफाई करेंगे क्या? नहीं, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस नहीं आ जाते। बोलो क्लियर है? पक्का? अच्छा चलो आ जाओ नेक्स्ट। 3 चीजें इन्होंने एक्सक्लूड की, 4th चीज भी एक्सक्लूड करने की बहुत ज्यादा नेसेसरी थी। कहां पे मैं बताता हूं। अच्छा, वापिस से अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल क्या है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ये रूल है अपना। एक ऐसी इंडस्ट्री है, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, कॉस्ट लोअर ही आएगी। क्यों? मैं बताता हूं। कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे टोटल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट ही 5% है। कहां होता है ऐसा? 5%, 2%, 3% ही। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बच्चों होगा क्या? कहीं ना कहीं मैं तो प्रोड्यूस कर रहा हूं, मतलब कुछ ना कुछ यूनिट्स मैन्युफैक्चर ही कर रहा हूं, एक तरीके से प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब वो सिनारियो में मैंने सपोज कोई क्रॉप लगाया, ठीक है, सपोज मैंने कोई भी क्रॉप लगाया, कोई भी क्रॉप कंसीडर करो, ठीक है, कोई फ्रूट का क्रॉप लगाया मैंने। अब वो क्रॉप लगाने के लिए, वो झाड़ लगाने के लिए मुझे जो खर्चा होगा ना, कॉस्ट होगा ना, वो बहुत बेयर मिनिमम रहेगी। लेकिन उससे जो सेलिंग प्राइस निकलने वाला है, क्या वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा क्या? यस। जैसे तुम देखो, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कोई सब्जी बनाने का, अगर मेरे लिए 10,000 के सीड्स लगाऊंगा मैं और सब कुछ खर्चा भी पकड़ू, तो 10,000 के सीड्स मुझे आउटकम देके जाएंगे 3 से 4 लाख का। 3 से 4 लाख का आउटकम कितने में? 10,000 रुपए के सीड्स लगाया, उसके पीछे और काफी सारे खर्चे इनकर किए, NRV कितनी निकल के आई? 3 से 4 लाख। ऐसे सिनारियो में तो हर बार क्या कम आएगा? कॉस्ट कम ही आने वाला है क्या? यस। यानी यहाँ पे तो ये रूल स्क्रैप ही हो गया। हर जगह क्या लग रहा था? कॉस्ट। लेकिन क्या आइडियली जहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप है वहां पे NRV को प्रायोरिटी देनी चाहिए क्या? यस। क्यों NRV को प्रायोरिटी देनी चाहिए? क्योंकि ये तो इतने में बेच पा रहे ना, 3 लाख 4 लाख में, और रियलिटी में डिमांड है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पे भी इनको एक स्पेशल रूल लगाना था, इसलिए इन्होंने क्या करा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी AS2 से हटा दिया। AS2 के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी कवर नहीं होगा। तो सर इसके ऊपर रूल क्या रहेगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का रूल इतना है कि यहाँ पे NRV ज्यादा है ना, तो किस पे वैल्यू कर लो? NRV पे वैल्यू कर लो। किस पे वैल्यू कर लो? NRV। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, आ जाओ। प्रोड्यूसर्स इन्वेंटरीज ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बच्चों लाइव स्टॉक मतलब क्या? जानवर, एनिमल, ठीक है, जानवर, ठीक है। अगर सिंपल में एनिमल्स, कुछ जगह पे एनिमल्स भी मैं ब्रीड करता हूँ, तो वैसे केस में लाइव स्टॉक भी रहेगा, एग्रीकल्चर भी रहेगा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी रहेगा। अच्छा, और इन्होंने बोल दिया मिनरल ओर्स, गैसेस, अगर ये सब चीजें मैं कोई प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो वो जनरली वहां पे कॉस्ट काफी कम होगी। इसलिए देयर एक्सटेंट आर मेजर्ड एट व्हाट? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, क्योंकि इनको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे करना था, इसलिए कहां से एक्सक्लूड करना पड़ा? AS2 से। यानी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, लाइव स्टॉक AS2 से एक्सक्लूड हो गया। लेकिन इसके ऊपर रूल कौन सा लगेगा? NRV वाला। यानी ये किस पे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ही वैल्यू करूंगा इन अकॉर्डेंस विद द एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस। अच्छा, अगर तुमको बताऊं ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू कौन सी लेते हैं अपन जनरली, तो APMC है ना,
एपीएमसी एक हर प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करता, जो प्राइस एपीएमसी डिटरमाइन करेगा वो प्राइस पे मैं उसकी स्टॉक की वैल्यूएशन करूंगा। किसके लिए? लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अच्छा लेकिन अब एक बात बताऊं, ये वाला रूल सिर्फ किसके लिए लगेगा? प्रोड्यूसर के लिए, नॉट ट्रेडर। बच्चों ये वाला रूल किसके लिए लगेगा? सिर्फ प्रोड्यूसर। अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए ये वाला रूल लगेगा। लेकिन अगर कोई ट्रेडर है, फार्मर से खरीद लिया और वो ट्रेडिंग सेल परचेस कर रहा है, फिर ये रूल लगेगा क्या? नहीं, ये रूल का प्रोड्यूसर इन्वेंट्री पे ही लगेगा। मतलब अगर मैं कोई लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वो वाले सिनेरियो में मेरे पास ये वाला रूल लग जाएगा। बोले बच्चों समझ में आ रहा है क्या? यस। ट्रेडर के ऊपर नॉर्मल एएस2 में कवर्ड है, लेकिन अगर कोई इन्वेंट्री का प्रोड्यूसर है तो उसके ऊपर कॉस्ट एनआरवी वाला रूल लगेगा क्या? नहीं, सिर्फ क्या लगेगा? एनआरवी। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है क्या? यस। यानी कितने हो गए टोटल? कितने एक्सक्लूजन्स हो गए यहाँ पे? 4 एक्सक्लूजन्स हो गए टोटल। ठीक है, देखो वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन। सबसे पहले तो दो जो है शुरुआत के दो काफी इजी है। कौन सा है बताओ? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस कौन सा वाला? पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला वर्क इन प्रोग्रेस। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला वर्क इन प्रोग्रेस था कहाँ पे कवर होगा? AS7 में। तो AS2 में आएगा क्या? नहीं। अच्छा लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल है वो AS7 में कवर्ड है क्या? नहीं है। फिर कहाँ जाएगा? AS2 में। बोले बच्चों क्लियर? यस। सेकेंड थिंग क्या था? WIP इन केस ऑफ सर्विस। सर्विस में कहीं पे भी WIP आएगा, AS2 में कवर होगा क्या? नहीं। तीसरा सिनारियो क्या है? इन्वेस्टमेंट, मतलब शेयर, डिबेंचर्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये AS2 में आएंगे क्या? नहीं। इसके ऊपर रूल क्या लगेगा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्या रूल लगेगा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। पक्का? अच्छा उसके बाद फोर्थ क्या था? फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फिर लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर कोई प्रोड्यूसर है तो उसके ऊपर क्या रूल लगेगा? डायरेक्टली वैल्यूएशन किस पे करूंगा? एनआरवी, डायरेक्टली नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे कर दूंगा। कोई दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। ये टोटल हो गए 4 सिनारियोस। प्रोड्यूसर के लिए अलग रूल लगेंगे, ट्रेडर के लिए अलग। नहीं नहीं नहीं, प्रोड्यूसर का अलग और ट्रेडर का अलग काउंट होगा। नहीं। चलो, टाइप ऑफ इन्वेंट्री। अब देखो ध्यान देना, इधर ध्यान दो बच्चों। ये वाला चार्ट तुमको याद होगा, कहीं पे ऑलरेडी अपन ने कवर किया हुआ था। ये था क्या फाउंडेशन में भी? यस। देखो क्या क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है क्या? रॉ मटेरियल उसके लिए इन्वेंट्री है क्या? यस। वर्क इन प्रोग्रेस उसके लिए इन्वेंट्री है क्या? यस। फिनिश गुड्स उसके लिए इन्वेंट्री है क्या? यस। अदर स्टोर स्पेयर्स और पैकिंग मटेरियल भी उसके लिए इन्वेंट्री का पार्ट होगा क्या? यस। ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडेड गुड्स तो रहेंगे, उसके अलावा स्टेशनरी या पैकिंग मटेरियल भी वो लाता है जो कंज्यूम करने वाला है सेल के लिए, वो भी उसके इन्वेंट्री का पार्ट कंसीडर होगा क्या? यस। अच्छा क्या स्पेयर्स, मतलब अगर कोई छोटे मोटे स्पेयर पार्ट जैसे नट एंड बोल्ट है, नट एंड बोल्ट है तो आएंगे, लेकिन अगर कोई मशीनरी स्पेयर पार्ट हो गया तो वो नहीं आएगा। समझा? चलो, अब नेक्स्ट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ध्यान देना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान दो। ये एग्जांपल मेरे को बताए, तुम्हारे को बताए, फिर भी एक बार बता रहा हूं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन सही करोगे या गलत करोगे, क्यों जरूरी है सही इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना? बिकॉज इट हैज डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट। अगर तुम्हारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन गलत तो तुम्हारा प्रॉफिट गलत। अच्छा, प्रॉफिट गलत करना कोई भी बिजनेसमैन क्यों अफोर्ड नहीं कर सकता? क्योंकि देयर इज वन ताई। कौन है ताई? भूल तो नहीं गए ना ताई को? ठीक है, देखो तुम 11 हो गई, तुम्हारी 12th हो गई, तुम फाउंडेशन हो गया, फिर इसके बाद इंटर में आ गए, लेकिन ताई कांस्टेंट है। नहीं, ताई की फोटो देखे मगर कैसा? अरे बहुत बड़ी सगी है, मजाक कर रहे क्या? हर सीए की सगी है, बिकॉज सीए की जिंदगी इनके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा धंधा पानी इनके जैसे चल रहा। किसी दिन ताई की इच्छा हो गई, बोल दिया कि सीए के पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, तो क्या करेगा सीए? ऐसा। अरे ताई नाराज दिख रही है, ताई की फोटो नहीं आ रही।
अरे हाँ, चलो। निर्मला सीतारमन ताई। अच्छा, ताई को क्या चाहिए? पैसा नहीं रे, टैक्स। नहीं, सीधा बोल रहे पैसा। ठीक है, तो ताई को क्या चाहिए? टैक्स। किससे? आप सब सब बिजनेसमैन से दुनिया में वसूलना है। टैक्स किसके ऊपर लेते? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री पे कैसे प्रॉफिट डिपेंडेंट है वो बताता हूं। ठीक है, देखो ध्यान देना। सपोज ये P&L अकाउंट है। ठीक है, अब तुम लोग बड़े हो गए, तो अब बड़े हो गए तो ट्रेडिंग P&L बोलना बंद कर दो, क्योंकि अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो वाले नहीं रहे जहाँ पे ट्रेडिंग P&L चलता था। अब यहाँ पे ट्रेडिंग P&L सबको एक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं जब भी इंटरमीडिएट में P&L बात कर रहा हूँ, मतलब आई एम इंक्लूसिव ऑफ ट्रेडिंग भी और P&L भी। ठीक है, चलो। सपोज यहाँ पे परचेस है 1 लाख, सेल है 1,20,000 और बाय क्लोजिंग स्टॉक है 45,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? बताओ बताओ, नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 65,000 आएगा। क्या बात कर रहे, कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट? 65,000 का नेट प्रॉफिट आया। अब अगर मैं ये क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री वैल्यूएशन को 45 से चेंज करके कर दूं 35, अब कैलकुलेट करो नेट प्रॉफिट क्या हो गया? कितना हो गया नेट प्रॉफिट? 55,000 हो गया। यस, यानी देखो हुआ क्या बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कम किया, तो उसके वजह से क्या कम हुआ? प्रॉफिट कम हुआ। अच्छा, तुमको एक सीक्रेट बताओ क्या? एक ही अभी तो आज एक ही बताता हूँ। ठीक है, लिटरली तुम जैसे ही अभी इंटरमीडिएट के बाद नेक्स्ट फेज में जाएंगे आर्टिकलशिप। ठीक है, आर्टिकलशिप में तुम पूरा काम करो। ठीक है, सब कुछ एकदम खुश होके पूरा काम करेंगे, बॉस के पास जाएंगे, फिर क्लाइंट आएगा और क्लाइंट आके बोलता प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा, इतना टैक्स भरने की इच्छा नहीं है। और फिर तुम्हारे जो भी प्रिंसिपल रहते हैं बोलते इसका थोड़ा प्रॉफिट कम करना है, और प्रिंसिपल तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछेगा कि कैसे कम कर सकते हैं प्रॉफिट। तो तुम क्या बोलना? सर 1 मिनट दो, और क्या कम कर देना? क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कम, तो नेट प्रॉफिट कम। अच्छा, एक बार बताऊं, ऐसी कोई जगह जहां पे फ्रॉड पकड़ना इज वेरी डिफिकल्ट इज इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक। तुम बता रहे 31 मार्च को तुम्हारे पास 35,000 का ही स्टॉक था, 45 का नहीं था। हाउ ताई विल वेरीफाई? ताई के पास टाइम मशीन है क्या? दबा के 6 महीने पीछे जाके देखेंगे 35 का था 45 का था। ताई के पास टाइम मशीन है क्या? नहीं। यानी सबसे सिंपलेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड करना है तो क्या जाके चेंज कर देना? क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इट इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक को चेंज कर सकते क्या? डेफिनेटली यस। अच्छा, एक और बात बताओ, रियलिटी में 60% स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस में क्लोजिंग स्टॉक की फिगर इज शेल फिगर। शेल फिगर मतलब क्या? आंख बंद करके मन से कोई भी 4 आंकड़े डाले हुए, किसके अकॉर्डिंग पता है? जितना प्रॉफिट चाहिए। रियलिटी में आज भी बिजनेसेस में यही हो रहा है। तुमको अभी लगेगा नहीं सर, हम तो हमारी पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, ताई के लिए पूरे टैक्सेस भरेंगे। मुझे भी ऐसा लगता था मैं देश के लिए बहुत ईमानदारी से काम करूंगा, कर भी रहा हूं, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन आज भी कोई क्लाइंट आता, उन्हें बोलता नहीं मेरे को तो 7 लाख तक की इनकम चाहिए। बोला ठीक है बैठ जाओ सर, हो जाएगा। क्या कम कर दूंगा? क्लोजिंग स्टॉक कम कर दूंगा। अच्छा, एक और बात बताऊं, एक और बात, अच्छी बात। तुमको ऐसा लगेगा सर ये फ्रॉड किया सीए फंस गया, लगेगा ना वो फ्रॉड किया सीए फंस गया। सीए नहीं फंसता, क्योंकि इंटरमीडिएट में खासियत है, तुमको पता है क्या?
हर सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड है। एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑडिट। कौन सा सब्जेक्ट? ऑडिट। ऑडिट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है एकदम। ऑडिट में है, ध्यान देना, ऑडिट में एक पॉइंट है जहां पे भी अपने को डर लगता है, वहां पे अपन कंपनी के डायरेक्टर या क्लाइंट से डिक्लेरेशन ले सकते कि हम 31 मार्च को नहीं थे, हमको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पता नहीं है, तुम बता दो तुम्हारे हिसाब से क्या रहनी चाहिए। कल को उसके पास रेड पड़ी, स्टॉक वैल्यूएशन गलत निकली, सीए को आके कोई पकड़ेगा क्या? क्यों? अपने पास हथियार है। देखो साहब मैंने क्या लिया था, डिक्लेरेशन लिया था, मेरे को तो पता ही नहीं था इसके पास 31 मार्च को कितना स्टॉक है, मैंने इससे डिक्लेरेशन लिया, इसी ने बोला कितने का स्टॉक है, 35,000। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? यानी अपन गलत है क्या? गलत कौन है? क्लाइंट गलत है, अपन गलत रह ही नहीं सकते। लिटरली कितने भी बड़े से बड़ा फ्रॉड रहने दो, सीए के पास एक हथियार है ऑडिट में, इतने ऐसे खतरनाक खतरनाक हथियार है कि क्लाइंट से डिक्लेरेशन ले लो, ऑडिट रिपोर्ट में लिख के दे दो, एक लाइन छोटी सी ऑडिट रिपोर्ट में ऐड कर देना। क्लाइंट के पास तो टाइम नहीं है 100 पेज पढ़ने का। कल को तुम्हारे ऊपर बात आई तो हमने तो ऑडिट रिपोर्ट में लिख रखा था, जाके देख लेना। देखो कितना, मतलब एक छोटी सी चीज कितना 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 इंपैक्ट रह सकता। इन्वेंट्री वैल्यूएशन तुमको पता रहना चाहिए क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। यस, अगर तुमको लगता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन गलत है तो तुम ऑडिट में मेक श्योर कर पाएंगे कि भाई कहीं पे भी रिस्क ज्यादा है तो मैं उस तरीके का ओपिनियन ऑडिट में मेंशन करूं। यानी कहीं ना कहीं बीइंग एन चार्टेड अकाउंटेंट मेरे को ये भी नॉलेज जरूरी है इसका, और उसका एक्शन ऑडिट में कैसे लेना है वो भी नॉलेज जरूरी है। मैं तो बोलता हूं कि सीए इंटर और सीए फाइनल इज द मोस्ट रियलिस्टिक अप्रोच। फाउंडेशन में मेरे हिसाब से रियलिस्टिक अप्रोच नहीं थी, कुछ सब्जेक्ट ऐसे था जो तुमको लगते थे सब्जेक्ट की जिंदगी में क्यों है, ठीक है, लेकिन इंटर में तुमको ऐसा नहीं लगेगा कोई भी सब्जेक्ट कि ये सब्जेक्ट क्यों है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल पर उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन क्या किया, कम, तो प्रॉफिट भी क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा अगर यहां पे अगर मैं रिवर्स कर दूं, सपोज क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर दूं 70,000, तो बताओ बच्चों प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 95,000। यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ी कितना, 90,000। ठीक है, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ी तो प्रॉफिट भी बढ़ गए। यानी प्रॉफिट का क्लोजिंग स्टॉक के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम। बोले बच्चों समझ में आ रहा है? यस। अच्छा अगर वहीं पे ही मैं ओपनिंग स्टॉक के साथ रिलेशनशिप बताऊं तो यहां पे आ गया ओपनिंग स्टॉक, परचेस, नेट प्रॉफिट, सेल्स, क्लोजिंग। सपोज परचेज है 150, ओपनिंग स्टॉक है 40, सेल 175, क्लोजिंग स्टॉक 25 या क्लोजिंग स्टॉक 45। बताओ बच्चों नेट प्रॉफिट कितना कितना आ जाएगा, 175 45 150 40, कितने का नेट प्रॉफिट आया, 30,000 का नेट प्रॉफिट आया क्या बच्चों, कितने का नेट प्रॉफिट आया, 30,000 का नेट प्रॉफिट आया। अब यहां पे अगर मैं 40,000 की जगह कर दूं 30,000, प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30 की जगह 40। यानी ओपनिंग स्टॉक के साथ मेरा कैसा रिलेशन निकल के आ रहा है, इनवर्स। ओपनिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट ज्यादा, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट कम। लेकिन ये रिलेशन किसके साथ बताया, प्रॉफिट के साथ। किसके साथ, प्रॉफिट। देखो आ जाओ ध्यान देना,
impact of inventory valuation, it has direct impact on profit and loss account for the accounting period. अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड, तो नेट इनकम भी ओवरस्टेटेड रहेगी। क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड, तो प्रॉफिट भी क्या रहेगा, अंडरस्टेटेड। अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट, तो नेट इनकम अंडरस्टेट। ओपनिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेट, तो नेट इनकम ओवरस्टेट। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है क्या पक्का? यस। अच्छा इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है। अच्छा एक एएस है, AS1 डिस्क्लोजर, लिस्ट में जाके मेंशन कर दो, जाओ लिस्ट भरो। जाओ लिस्ट में लिखो डिस्क्लोजर AS1। AS1 एक ऐसा एएस है जिसको मैं अलग से नहीं पढ़ाता। इसका मतलब क्या, देखो AS1 क्या बोलता, AS1 में हर एएस के बारे में बताया, AS2 में, AS3 में, AS4 में, AS5 में, AS6 में, हर एएस के बारे में कहां लिखा हुआ है, AS1। AS1 क्या बोलता है पता है, कौन सी बातें डिस्क्लोज करनी है, वो कौन सा पॉइंट बताएगा, AS1। AS1 क्या बताता है, कौन सी बातें नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी है, ये कहां से पता लगेगा अपने को, AS1 से। तो AS1 इज अबाउट डिस्क्लोजर। जितने भी AS के, AS2 के डिस्क्लोजर, AS3 के डिस्क्लोजर अपन इसके साथ में ही पढ़ लेंगे। मतलब जैसे ही AS2 एंड होगा तो AS2 के एंड में क्या पढ़ लेंगे अपन, AS2 के डिस्क्लोजर। AS3 पढ़ रहे थे उसके डिस्क्लोजर उसी के साथ में, यानी डिस्क्लोजर अपन साथ में पढ़ते चलेंगे। इससे अपना क्या होगा, एक लिंकिंग भी रहेगा और अंडरस्टैंडिंग भी साथों साथ रहेगा। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा यहाँ पे क्या बोला हुआ है देखो, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये AS1 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर नहीं बता रहा हूं, ये किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट क्या बोलता, जो भी वैल्यूएशन मेथड रही वो डिस्क्लोज कर देना, कंपनीज की जो भी वैल्यूएशन मेथड रही वो क्या कर देना, डिस्क्लोज। यही बात किसने भी कही है पता है, सेम बात AS1 में भी लिखी हुई है। अगर तुम लास्ट में आके देखेंगे डिस्क्लोजर, तो आगे डिस्क्लोजर AS1 के अकॉर्डिंग भी है। सेम जो यहाँ पे इन्होंने बोला ना, जो भी मेथड फॉलो कर रहे डिस्क्लोज कर दो, AS1 भी बोलता जो भी मेथड फॉलो कर रहे क्या उसको मेरे को इन्वेंट्री की मेथड डिस्क्लोज करनी पड़ेगी क्या। यस समझ में आया बच्चों यहाँ तक पक्का? एक तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों कर रहे, सबसे पहला पॉइंट उसका कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है इनकम के साथ यानी प्रॉफिट के साथ। दूसरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन की चीजें मेरे को कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी डिस्क्लोज करना है और AS1 के हिसाब से भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बोलो बच्चों क्लियर है क्या पक्का? यहां तक चीजें समझ में आ रही है? आगे बढ़ू अब थोड़ा। यस। अच्छा अभी तक देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना कैसे, तो फाउंडेशन में तुमने एक बेसिक रूल पढ़ा रखा है, वही रूल वापस से बताता हूं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन अपन करते हैं कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। सबसे पहले ये लोअर कॉस्ट और NRV विच एवर इज वाला लोअर क्यों रूल बना वो बताता हूं। सपोज कोई इन्वेंट्री की कॉस्ट है 10 लाख, लेकिन अगर मैं उसको बेचूंगा तो मेरे को उसको मिलेंगे 12 लाख, तो बच्चों इनडायरेक्टली NRV कितनी हो गई, 12। अब ऐसे सिनारियो में अगर मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन 12 लाख पे कर रहा हूं, यानी कहीं ना कहीं 2 लाख का प्रॉफिट बुक कर रहा हूं क्या? यस 2 लाख का प्रॉफिट बुक कर रहा। जब इन्वेंट्री सेल आउट नहीं हुई, क्लोजिंग में मेरे पास इन्वेंट्री है, तो मैं उसके रिगार्डिंग प्रॉफिट बुक कर सकता क्या? नहीं। क्यों 2 लाख का प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता? कौन सा कॉन्सेप्ट बीच में आएगा, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कहीं पे भी लॉस हुआ तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट जब होगा तब। बच्चों देखो आराम से, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि प्रॉफिट कब रिकॉर्ड करूंगा, जब होगा।
लेकिन लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएट। यहां पे प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है, तो मेरे को प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है क्या? तो किस पे रिकॉर्ड कर लो? कॉस्ट पे। अगर इसी का मैं रिवर्स सिनारियो लू, सपोज कॉस्ट लेता हूं 12 लाख और एनआरवी लेता हूं 10 लाख। अब बच्चों यहां पे बताओ, 12 लाख की कोई मैंने परचेस किया, उसको सेल आउट कितने पे कर पा रहा हूं? 10 लाख पे। यानी 2 लाख का क्या है यहां पे? लॉस है। अगेन प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता था? लॉस हुआ तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है, और अगर लॉस हुआ तो इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है। तो 2 लाख का लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करने के लिए मैंने इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड करनी चाहिए? एनआरवी। इसलिए बच्चों रूल क्या बन गया? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्या रूल बना? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। वापिस से, अरे रुको ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बेसिक टर्म क्या है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लेकिन ये जो रूल है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये सिर्फ लगेगा WIP और फिनिश गुड्स। बहुत लोगों का मन में डाउट रहता था, सर किस तरीके से वैल्यू करेंगे, किस तरीके से फाउंडेशन में बता दें। फाउंडेशन का पार्ट नहीं था, लेकिन AS2 का पार्ट है। कॉस्ट और एनआरवी ये वाला रूल सिर्फ कौन से केस में लगेगा? WIP या फिनिश गुड्स के केस में। मतलब अगर वर्क इन प्रोग्रेस को मैं वैल्यू कर रहा हूं, तो वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट कंपेयर करूंगा और वर्किंग प्रोग्रेस की एनआरवी निकालूंगा और विच एवर इज लोअर ले लूंगा। अच्छा सर, वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी कैसे निकालते हैं? आगे अपन सीखेंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस की भी एनआरवी कैसे निकल सकती या कॉस्ट कैसे निकालेंगे। फिनिश गुड्स के लिए तो डायरेक्टली मेरे पास रहेगा, क्या रहेगा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। यानी फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस में मैं ये रूल लगा सकता हूं, लेकिन ये रूल कब नहीं लगेगा पता है? रॉ मटेरियल। मेरे को बताओ बच्चों, क्यों नहीं लगेगा रॉ मटेरियल में ये रूल? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वैल्यू एडिशन होगा तो। ओके वेरी गुड, हाँ का कुछ तो बोल रहे थे। रॉ मटेरियल की एनआरवी डिटरमाइन नहीं किए। अच्छा, और एनीवन वांट्स टू आंसर? हाँ, रॉ मटेरियल रेडी टू सेल नहीं। वेरी गुड, हाँ बेचने को थोड़ी लाए। वेरी गुड, रॉ मटेरियल। ओके वेरी गुड। अब इसके ऊपर सिंपल रीजन बताता हूं क्यों रॉ मटेरियल का अलग रूल आया। देखो अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल क्या था? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो। एनआरवी मतलब क्या? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रॉ मटेरियल में एनआरवी ही नहीं निकाल सकते तुम। क्यों? क्योंकि आलू बेचने लाए थे क्या? आलू को क्यों लाए थे? सोना बना रहे। कोई भी रॉ मटेरियल बिजनेस में मैं परचेज करके लेके आऊंगा, समझ में, फर्नीचर मैन्युफैक्चर में वुड लेके आऊंगा, लकड़ी लेके आऊंगा, ठीक है? क्या लकड़ी में बेचने लाए हो क्या? मुझे लकड़ी को किस में कन्वर्ट करना है? फर्नीचर। बिजनेस में कोई भी रॉ मटेरियल में लेके आऊं, मैं रॉ मटेरियल बेचने के लिए लाया, पूरा कॉन्सेप्ट बता दो। मैं बिजनेस में रॉ मटेरियल बेचने के लिए लाया या फिनिश गुड्स? फिनिश गुड्स। तो बच्चों रॉ मटेरियल की एनआरवी ही मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता एनआरवी डिटरमाइन? क्योंकि वहां पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अब इसमें मैं एक सिनारियो भी बताता हूं। सपोज एग्जाम्पल करो, मैंने कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपीज पर मैट्रिक टन। कितने पे खरीदा? 100 रुपीज पर मैट्रिक टन पे रॉ मटेरियल खरीदा। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा फिनिश गुड्स में, और इसको मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूं
तो मैं बेच पा रहा हूं सपोज ₹200 पर मैट्रिक टन। भले ही ये रॉ मटेरियल खरीदने के बाद इसकी वैल्यू कम हो गई मार्केट में, मैं तो बोल रहा हूं रॉ मटेरियल तुमने खरीदने से लॉस हुआ, लेकिन बच्चों इंडीड मेरा लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सही बोलता, लॉस हुआ तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो, लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल में तुम्हारा लॉस पॉसिबल नहीं है। कब तक? जब उसको तुम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने बाद महंगे में बेच रहे। 100 की चीज लाए, अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी है 200 में बेचने की, यानी इसका मतलब उसके ऊपर लॉस है क्या? नहीं है। दिक्कत कब है? जब ये 100 की चीज तुम 80 रुपए में बेच ही पा रहे हो, फिर कहीं ना कहीं लॉस है क्या? यस। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में रॉ मटेरियल के लिए एकदम सिंपल बोला, इफ यू आर एबल टू सेल फिनिश गुड्स एट और अबव कॉस्ट, देन रॉ मटेरियल विल बी ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। देखो बच्चों ध्यान देना, क्या बता रहा हूं। अगर कभी भी मैंने कोई 100 रुपए की चीज खरीदा है या फिर से 1000 रुपए की चीज खरीदा, मैं उसको कोई भी एक्सटेंड तक 1000 की चीज 1500 रुपए में बेच पा रहा हूं, तो बच्चों मेरा लॉस है क्या? तो उसके रॉ मटेरियल पे लॉस भी बुक करने की जरूरत है क्या? नहीं। उसका रॉ मटेरियल भी है तो किस पे वैल्यू करो? कॉस्ट पे। 1000 रुपए की चीज थी, मैं उसको 1000 रुपए पे बेच पा रहा हूं, बच्चों मेरा कहीं पे भी लॉस है क्या? नहीं है। तो उसका रॉ मटेरियल में भी दिमाग मत लगाओ, किस पे रिकॉग्नाइज कर दो? कॉस्ट पे। यानी कब तक रॉ मटेरियल को नहीं छेड़ना? जब तक फिनिश गुड्स तुम प्रॉफिट कमा रहे हो या फिनिश गुड्स में लॉस में नहीं हो। बट इन केस जहां पे फिनिश गुड्स 1000 की चीज है और मैं उसको सेल कर रहा हूं सिर्फ 700 रुपए में, तो क्या मेरा फिनिश गुड्स में लॉस है क्या? यस। ऐसे सिनेरियो में तुम्हारा कहां पे भी लॉस हो सकता है? रॉ मटेरियल में भी लॉस हो सकता है। तो वहां पे लॉस कैसे डिटरमाइन करेंगे पता है? देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। व्हाट डज मीन बाय बच्चों रिप्लेसमेंट कॉस्ट? मैं वो बताता हूं। आज ये पानी बॉटल में सपोज मेरे लिए रॉ मटेरियल है, मैं यहां पे लाके रख दिया पानी बॉटल, ये मेरा रॉ मटेरियल हो गया। अरे बच्चे बताओ क्या ये मेरा रॉ मटेरियल हो गया? यस। अब सपोज मैं ये पानी बॉटल को मैं मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डाल दूंगा, तो न्यू रॉ मटेरियल लाने को कितने पैसे लगेंगे? दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर मैं ये रॉ मटेरियल को रिप्लेस करके नया रॉ मटेरियल लाता हूं तो कितना खर्चा आएगा? दैट विल बी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सपोज मैंने इनिशियली ये बॉटल खरीदा था 500 रुपए में। कितने में खरीदा बॉटल? 500। लेकिन आज की डेट में ये बॉटल को रिप्लेस करूंगा तो सिर्फ लग रहे हैं 400। तो मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी हो गई बच्चों? 400। अच्छा एक बात बताओ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट डिटरमाइन करना इज वेरी इजी, एनआरवी वाज डिफिकल्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करूंगा? मैं जिससे रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूं फोन लूंगा और फोन लगाऊंगा। क्या फोन लगे पूछूंगा कितने में मिलने वाला है? सामने वाला जिससे भी रॉ मटेरियल खरीदना है वो मुझे बोल देगा कि इसका प्राइस कितना है? 400। क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट इजीली डिटरमाइन हुई क्या? यस। उसी की जगह पे मैं बॉटल मार्केट में लेके जाता, मेरे को बेचना है कितने में बिकेगी, ऐसे करके एनआरवी निकालूंगा तो गलती आएगी ना। इसलिए रॉ मटेरियल के केस में क्या लेने वाले अपन? एनआरवी लेंगे क्या? नहीं। क्या लेंगे बच्चों? टर्म अलग है। क्या है टर्म? बोलो क्या लेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट जितना दिमाग कब लगाएंगे? जब फिनिश गुड्स आर सोल्ड लोअर देन कॉस्ट, बिलो कॉस्ट। इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों दिक्कत की बात नहीं है? क्योंकि पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात है क्या?
नहीं है. बट इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. बोलो बच्चों समझ में आ रहा है क्या? यस. देखो ध्यान देना, आराम से, गड़बड़ नहीं. तो रूल क्या है देखो, फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस किस पे वैल्यू होंगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. बच्चों मेरे साथ सब जन बोलो वापिस से, फिनिश गुड्स या डब्ल्यू किस पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. बट रॉ मटेरियल को इस पे वैल्यू करूंगा तो इसके लिए कंडीशन है. क्या कंडीशन है? इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड, मेरे साथ बोला, इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट देन raw material valued at cost. If finished goods are sold below cost, then raw material will be valued at replacement cost. अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या 5 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चन, सब डेटा क्वेश्चन में गिवन है, रॉ मटेरियल वैल्यू करना है, डब्ल्यूआईपी वैल्यू करना, फिनिश गुड्स वैल्यू करना. अच्छा, क्या फिनिश गुड्स वैल्यू करना इजी है? कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर. डब्ल्यूआईपी वैल्यू करना इजी है? कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर. खाली दिमाग का लगेगा. रॉ मटेरियल, वो भी अब तुमको लॉजिक समझ गया. फिनिश गुड्स अगर प्रॉफिट में बेच रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कॉस्ट पे वैल्यू करो. अगर फिनिश गुड्स कम में बेच रहे तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट. बच्चा खुश करके पूरा आंसर प्रेजेंट करता, लेकिन भूल जाता बच्चों ये एएस है. कभी भी लाइफ में एएस का क्वेश्चन आया तो सीधा सीधा नहीं जवाब देना. पहले यू हैव टू कोड द थ्योरी अकॉर्डिंग टू द एएस. अगर सपोज 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो तुम खुशी खुशी क्या, कितना इजी है, 2 मिनट में लिख के आ गए, इतना चलेगा क्या? पहले थ्योरी लिखना पड़ेगा. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, एक एक करके लिखेंगे. क्या? सबसे पहले लिखो फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस will be valued at cost और NRV whichever is lower. लिखे, इसमें cost और NRV whichever is lower फिनिश गुड्स को डबल अंडरलाइन किए. सेकेंड लाइन लिखे, क्या सेकेंड लाइन लिखेंगे? रॉ मटेरियल, इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट. बट इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. इतना ही नहीं, कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा. इन द गिवन सिनारियो, क्या लिखना पड़ेगा? इन द गिवन सिनारियो फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट, हेंस रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. और उसके बाद आंसर प्रेजेंट करोगे और लिखेंगे, पता है, लेकिन लिखना पड़ेगा. एग्जाम में डायरेक्ट कैलकुलेशन के आंसर प्रेजेंट कर सके आओगे क्या? नहीं. अच्छा, एक तरीके से फायदा भी है, क्योंकि एज 20 मार्क का एमसीक्यू में पूछते हैं और एमसीक्यू में इतना नहीं है, डायरेक्ट 4 में से एक टिक करना है. लेकिन जब थ्योरी रिटर्न पेपर में 15-20 मार्क का जो भी एस में से पूछेगा, वहां पे क्या तुमको थोड़ी बहुत थ्योरी भी प्रेजेंट करके आनी पड़ेगी क्या? यस. एस का नंबर भी लिखना पड़ेगा क्या? यस. डायरेक्ट आंसर दे सकते क्या? नहीं. थोड़ा बहुत तो भी थ्योरी लिख के आना पड़ेगा. सर एएस के नंबरिंग भूल तो नहीं जाएंगे, मैं गारंटी देता था एएस के नंबर में गड़बड़ नहीं होती, आराम से जम जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत अपन एफर्ट उसके लिए लेंगे. ठीक है, चलो आज अपन ने इतना किया. कल इसका मैं डिटेल में लिख के एग्जांपल कराऊंगा. ठीक है, किसका एग्जांपल? रिप्लेसमेंट कॉस्ट का एग्जांपल, और इसका भी एग्जांपल. हाँ, डाउट है तो पूछो. तो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, जो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट रही उसके ऊपर वो सीखेंगे कल. हाँ बोलो, और डाउट? क्या सर्विस सेक्टर में नॉट नेसेसरी. अब जैसे सर्विस सेक्टर में रॉ मटेरियल क्या रह सकता है? जैसे मैं नोट्स गा रहा हूँ, नोट्स का प्रिंटिंग पेपर ला के रख दिया तो मेरे लिए रॉ मटेरियल हो गया. माइक यूज कर रहा हूँ, वही वजह से माइक की बैटरीज मेरे को नंबर ऑफ क्वांटिटीज में लग रही है, तो ये मेरे लिए हो गया. अब ये रॉ मटेरियल भी नहीं बोलूंगा मैं, इसको एक तरीके से बोलूंगा मैं कंज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, ठीक है, बाद में पूछ. चलो
रॉ मटेरियल बेचना ही नहीं है ना राजा, ठीक है मैं बता दो। चलो फिर इसी के साथ लेट्स एंड फॉर द डे।